बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मोशे हायमन इन 5 नायाब पत्थरों के हसूल की खातर दीवाना हो रहा था जो बुद्ध नीलकंठ की इबादत गाह के तय खाने में मौजूद थे। मज़कूरा खुफिया तय खाने तक सिर्फ और सिर्फ साहिल इसे पहुंचा सकती थी। साहिल पिछले कुछ अरसा से इसी शैतान की तहवील में थी। साहिल को रबी के कब्जा कुदरत से निकालने के लिए मैंने इसे नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाया था, जिसके बदले में वो मेरी जान का दुश्मन हो गया था। डॉक्टर मोंग ने पिछले दिनों साहिल को रबी के बंदों से छीन कर जो कारनामा अंजाम दिया था, ये इसी का रद्द अमल था। जवाब आंख गजल में यही कुछ हुआ करता है। नेपाल खुसूसन खटमंडू में जिमी फोंडा रबी के अज़ाइम की तकमील के लिए सरगर्मे अमल था। इसे यहाँ की एक ताकतवर सियासी शख्सियत की आशीर्वाद हासिल थी। जो जोगिंदर पाल नामी वो सियासी शख्स खुल्लम खुल्ला और दरपर्दा दोनों तरीकों से जिमी फोंडा की मदद कर रहा था। अगलब इम्कान यही था इस बस्ती में जिमी फोंडा के बंदों ही ने कार्रवाई की होगी। रबी ने बुद्ध नीलकंठ वाला मिशन जिमी फोंडा को सौंप रखा था। मैं गहरे रंजो दुख से इन 2 लाशों को तके जा रहा था कि डॉक्टर मोंगरे की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मुझसे मुखातब होते हुए कह रहा था, वजदान अब कुछ खत्म हो गया, यहाँ अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो दोनों मेरी बेखबरी में लाशों वाले कमरे में पहुंच गए थे। सब कुछ खत्म नहीं हुआ डॉक्टर, मैंने गंभीर मगर बर्राई हुई आवाज में कहा। इन तीनों को दर्दनाक मौत के मुंह में धकेलने वाले मेरी साहिल को अपने साथ ले गए हैं। हमें फौरन इन तक पहुंचना होगा। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। डॉक्टर तशवीश भरे लहजे में बोला, ये जिमी फोंडा के आदमियों की वहशियाना कार्रवाई हो सकती है। साहिल को इसके कब्जे से निकाल कर मैंने इसे जो चोट दी थी, ये इसी का जवाब मालूम होता है। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर अफसरदा नजर से फर्श पर पड़ी बानमती और बिंदिया की लाशों को देखने लगा। फिर इजाफा करते हुए बोला, लेकिन जिमी फोंडा और इसके आदमी यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हो गए? ये ठिकाना तो इतना महफूज और खुफिया था कि ये बाद में भी सोचा जा सकता है। मैंने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। फिलहाल हमें फौरी तौर पर साहिल का ताक़ब करना है। मेरे ख्याल में वो लोग बुद्ध नीलकंठ वाली इबादत गाह की तरफ गए होंगे। तुमने बताया था आज आधी रात के बाद वो इबादत गाह पर हल्ला बोलेंगे, और अब आधी रात भी हो गई। डॉक्टर ने मेरे शाने को थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे ख्याल और तजवीज की तायद करता हूँ। वो यकीनन साहिल को अपनी साथ इबादत गाह ही लेकर जाएंगे, क्योंकि इसके तावन के बगैर वो लोग इबादत गाह के तय खाने तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तुम फिक्र न करो, हम सीधे इधर ही जाएंगे। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, एक बात का मुझे पूरा यकीन है वजदान, वो लोग साहिल को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में भूल कर भी नहीं सोच सकते। साहिल इस खजाने की कुंजी है जिसके हसूल के लिए रबी मोशे हायमन पागल हुआ जा रहा है, और साहिल इन लोगों के पास एक तरह से रबी की इमानत की हैसियत रखती है। डॉक्टर की बात वजन से खाली नहीं थी। मेरे जहन में एक अंदेशे ने सर उबारा। मोंग, मैंने तशवीशनाक लहजे में डॉक्टर को मुखातब किया, क्या इस बात का इम्कान है कि वो लोग साहिल के तवस्सुत से तय खाने में दाखिल होने में कामयाब हो जाएं? डॉक्टर मोंग के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। याग की चर्बी से रोशन चिराग की मदम रोशनी में डॉक्टर का चेहरा तशवीश और फिक्र का मुरक्का नजर आता था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ, इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो तामल करते हुए बोला, देखो वजदान, अगर साहिल नॉर्मल होती तो पूरे वसूख से कहा जा सकता था वो अपनी जान दे देती, मगर किसी दीवाने को इस ग्रां कदर खजाने तक पहुंचाने का वसीला न बनती। लेकिन तुम जानते हो इसकी जहनी और रूहानी सेहत तसल्ली बख्श नहीं। रबी ने इसे अपना टज़म के मुख्तलिफ सेशन से गुजार कर तकरीबन खुद से बेगाना कर दिया है। वो रबी की सजेशन के जेरे असर है। मुझे इसके इलाज का खातर ख्वाह मौका नहीं मिल सका। वो थोड़ी देर को रुका, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो लोग इबादत गाह के तय खाने में दाखिल हो जाएं। शायद इसीलिए मोहतरम सांगफू की ख्वाहिश थी कि हम दोनों मिलकर इस खजाने की इबादत करें। सांगफू डॉक्टर मोंग का बड़ा था। सांगफू का जिक्र करके वो अफसरदा हो गया, क्योंकि मोहतरम सांगफू अब आजहानी हो चुका था। इसने पहली और आखिरी वाहिद मुलाकात में मुझे बेहद मुतासर किया था। इसकी नसीहतें मेरे लिए मशले राह की हैसियत रखती थी। इसकी बातों से मैंने यही महसूस किया था। वो बुद्ध नीलकंठ वाले मिशन में डॉक्टर मोंग के साथ मुझे भी देखना चाहता था, और इसके लिए सांगफू ने मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला था।
लेकिन हालात खुद ब खुद मुझे USA से घसीट कर यहाँ काठमांडू में ले आए थे। हम दोनों से डॉक्टर मोंग की मुराद भी वो और मैं ही था। मैंने पूछा, डॉक्टर मोंग, इन दिनों जो बुद्ध बख्शू अपनी फैमिली के साथ इबादतगाह का इंतजाम संभाले हुए हैं, इसका क्या हुआ? मेरी मालूमात के मुताबिक वो शख्स भी खुफिया तहखाने और वहाँ मौजूद बेशबहा खजाने के राज से वाकिफ है। रबी के भेजे हुए वहशी दरिंदों इसकी जुबान खुलवाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर मोंग ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और याकटुक भानुमती बिंदिया की लाशों को देखता चला गया। इसके चेहरे पर छाई हुई गंभीरता जाहिर करती थी वो हमारे साथ रहते हुए कहीं और भी पहुंचा हुआ था। इसकी खामोशी के दौरान में ली यान को बोलने का मौका मिल गया। पहली मर्तबा हमारे दरमियान जारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए इसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है आगे बढ़ने से पहले हमें शाका की लाश को भी सहन से उठाकर अंदर कमरे में डाल देना चाहिए। फिर वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकते हुए बोली, ओह बेचारे। मोंग, डॉक्टर मोंग जैसे किसी मौका की तलाश ही में था, जल्दी से बोला, हाँ वजदान, आओ शाका की लाश को उठाकर अंदर लाते हैं। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया वो मेरे सवाल का जवाब देने से कतराया था। वो क्रीद का वक्त और मौका नहीं था। मैंने इसके साथ ही सहन की जानब कदम बढ़ा दिए। आइंदा 5 मिनट के अंदर हमारी बाहमी कोशिश से शाका अपनी फैमिली का कुर्ब हासिल कर चुका था। 3 लाशों पर मुश्तमिल इस फैमिली पर अलविदाई निगाह डालते हुए बेसाख्ता मेरे होंठों पर फिसल गया। इन बदबख्तों ने भी क्या हसरतनाक मौत पाई है। काश हम सरे शाम यहाँ पहुँच गए होते। सरे शाम? डॉक्टर मोंग ने चौंक कर वजाहत तलब नजर से मेरी तरफ जानिब देखा। मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक आज शाम को इस घर पर यह क़यामत टूटी है। क्या कह रहे हो वजदान? डॉक्टर मोंग का चेहरा तफक्कुर की लकीरों के जाल में कैद हो गया। आज शाम 6 बजे तो शाका ने मुझे सब ठीक है की इतला दी थी। मैं ये बात तुम्हें बता चुका हूँ। तुम किस बिना पर सरे शाम इस खूंच का वाक़े की वकूफ पजीरी की बात कर रहे हो? मैंने इसके सवालात के जवाब देने की बजाय ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वाक़या आज शाम लगभग 7 बजे पेश आया है। ये अंदाजा कायम करते हुए मेरे जहन में तेज झक्कड़ चल रहे थे। मैं खुद को रत्ना पार्क में बैठा हुआ महसूस कर रहा था। ली यान भी मेरे साथ ही पार्क की एक संगी बेंच पर बैठी थी। मैं आंखें बंद किए तीसरी आंख के इस्तेमाल में मसरूफ था। इसी मसरूफियत के दौरान में अचानक एक मानूस खनकती हुई आवाज मेरी समात से टकराई थी, तुम यहाँ बैठे तस्वर की करतबबाजियां दिखाते रहो। और वहाँ जुमला अधूरा छोड़कर वो आवाज मादूम हो गई थी। मैं जल तरंग बजाती सहर आफरी आवाज को लाखों करोड़ों आवाजों में बिल्कुल अलग शनाख्त कर सकता था। वो मलका कोहसार नीलगिरी की जादू असर और कैफ आवर आवाज थी। इस धमकी बरदार आवाज ने मुझे यकलख्त आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है इस वक्त शाम के 7 बजे थे। नीलगिरी की आवाज और अल्फाज ने मुझे किसी खतरे की आगाही देना चाहिए थी। वो बाज़ औकात ऐसी ही इशारों कनायों वाली हो जाती थी। इस वक्त मैं जिन हालात में गिरा हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा अहमियत साहिल की थी। नीलगिरी की वार्निंग ने मेरा ध्यान साहिल की जानब फेर दिया था। और ये कैसे मुमकिन था मौजूदा हालात में मैं साहिल के बारे में सोचूं और मेरे चेहरे से परेशानी जाहिर न हो। इसी परेशानी को सबसे पहले लिया ने नोट किया, क्योंकि वही हस्ती इस वक्त मेरे सबसे ज्यादा करीब बैठी थी। इसने इस बारे में मुझसे इस्तफसार किया था, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से टाल दिया था। इससे मेरी अंदरूनी बेचैनी में कोई कमी वाक़या नहीं न हुई। मैं रास्ते पर साहिल के बारे में सोचता और फिक्रमंद होता रहा। घर पहुंचे तो डॉक्टर मोंग से मुलाकात हो गई। इसने मेरी परेशानी को चेहरे से भांप लिया। अलहदगी मैसर आते ही इसने पूछ लिया। मैंने नीलगिरी के हवाले से सारी बात बता दी तो इसने तसल्ली देते हुए कहा था, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हम प्रोग्राम के मुताबिक बस्ती की तरफ जाएंगे। और ये कि शाम 6 बजे शाका ने इसे सब ठीक है की इतला दी थी। डॉक्टर मोंग की तसल्ली तशफी से मेरे दिल की बेकली रफा न हो सकी। इसके बाद हालात में ऐसी हंगामा खेजी ने जगह बनाई कि संजीदगी और आराम से इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिल सका था। और अब मैं महसूस कर रहा था इस वक्त फिक्रमंदी होने की जरूरत थी। नीलगिरी की कोई सदा कोई अदा खाली मानी नहीं हो सकती। इसने यकीनन मुझे इसी वाक़े के बारे में इशारा दिया था, लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल चुका था। इस खूनरेज वाक़े को बीते लगभग 5 घंटे गुजर गए थे। अगर जिमी फोंडा के आदमी साहिल को अपने साथ लेकर खुद नीलकंठ वाली इबादतगाह की तरफ गए थे तो वो कब के वहाँ पहुँच गए होंगे। इस हाईवे वाली इबादतगाह से बस्ती से इबादतगाह तक पहुँचने के लिए कमोबेश 1.5 घंटा दरकार था। डॉक्टर मोंग काफी देर तक खामोश खड़ा मुझे तके जा रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था वो मुझसे कोई सवाल करेगा, लेकिन सवाल करने की बजाय वो गंभीर आवाज में बोला, मेरा ख्याल है अब हमें बुद्ध नीलकंठ की जानब रवाना हो जाना चाहिए। मैंने और ली यान ने खामोशी से इसकी तकलीद की। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। ताहम बदनसीब शाका के घर से रवाना होने से पहले हमने घूम फिर कर
अच्छी तरह दोनों कमरों का जायजा लिया ताकि हमला आवर कातलों के बारे में कोई सुराग मिल सके, लेकिन इस सिलसिले में हमारे हाथ किसी कामयाबी तक रसाई हासिल न कर सके। मेरे मशवरे पर इस मुर्दा खाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि अगली सुबह बस्ती वाले ये आसानी इन तक रसाई हासिल कर सकें। इस तरह वक्त पर इनके अकीदे के मुताबिक आखिरी रसूमात की अदायगी मुमकिन हो जाती। मैं घर का दाखिली दरवाजा भी खुला छोड़कर जाना चाहता था। वो घर अब हर किस्म के खतरे से आजाद हो गया था। कोई भी मकान मकीनों से होता है, जिस मकान में मकीन मौजूद हो वो घर हो जाता है। वो घर अब खाली मकान में बदल गया था। इस मकान में बसने वाले अब इस दुनिया के बासी नहीं रहे थे, लिहाजा वहाँ मौजूद किसी भी शय की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। इंसान की जिंदगी की बस इतनी सी हकीकत है, जिस घर के एक दो या इससे ज्यादा अफराद किसी दुश्मनाना कार्रवाई की भेंट चढ़ जाएं, इन्हें कोई दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन दस्तूर जमाना के बाकी जिंदा बच रहने वाले अफराद की अशकशोई के लिए इनकी भरपूर माली मदद कर दी जाती है। अफसोस हम शाका की फैमिली के साथ दस्तूर जमाना भी नहीं निभा सकते थे। हम लाखों करोड़ों भी इस मकान के दरो दीवार पर निछावर कर देते। वहाँ की जिगर पाश वीरानी और हौलनाक सन्नाटे में बाहर का एक झोंका भी नहीं ला सकते थे। बाद हालात में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ऐसी मजबूरी में यही महसूस होता है इंसान अजल से मजबूर और अब तक मजबूर ही रहेगा। हम बोझल जहनों, मजमुर्दा दिलों और थके हुए कदमों के साथ बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे की पुश्त पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। दरवाजे की अंदरूनी कुंडी के साथ एक कागज लटका हुआ दिखाई दिया। जब हम इस घर में दाखिल हुए थे तो किसी को दरवाजे की तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिला था। मैंने आगे बढ़कर कुंडी में से वो कागज निकाल लिया। वो एक रोल किया हुआ फुल स्केप कागज था जो कुंडी के हुक में बड़ी महारत से फंसाया गया था। मैंने रोल किए हुए कागज को एक खास अंदाज में खोल लिया और इस पर मौजूद तहरीर पर निगाह दौड़ाने लगा। इस मकसद के लिए मुझे माचिस जलाना पड़ी जो मैं अंदर एक कमरे के ताक से उठा लाया था। ये मेरी एक इज़्तिरारी हरकत थी। मैं सिगरेट नहीं पीता, चलो अच्छा हुआ ये माचिस अब काम आ रही थी। वहाँ शफाफ और शुस्ता इंग्लिश में एक मुख्तर सा पैगाम दर्ज था। डॉक्टर मोंग को मुखातब करते हुए लिखा गया था, टकलों के सरदार, तुम्हारा बच्चा बचाया सर मोंडना कैसा रहा? अगर मेरी राह में दोबारा आने की कोशिश की तो ये उस तरह तुम्हारी शहर अकबर भी चल सकता है। अपने 3 वफादारों का हशर देखकर यकीनन तुम्हें इबरत हो गई होगी। इस मुख्तर धमकी अमेज पैगाम के इख्तिताम पर JF दर्ज था। मैं पलक झपकते में समझ गया JF का मतलब सीधा सीधा जिमी फोंडा था। अब JF कैंडी तो होने से रहा। खुद के पैरोकार अमूमन अपने सर को मुंडवा कर रखते हैं। डॉक्टर मोंग को इसी मुनासबत से टकलों का सरदार कहा गया था। डॉक्टर मोंग का अपना आधा सर आगे से मुंडा हुआ था, ताहम चोटी काटने के बाद इसने पिछले बालों को आगे गिराकर एक मखसूस स्टाइल बना लिया था। जब हम अलास्का से वाशिंगटन आ रहे थे तो डॉक्टर मोंग रिफोशा ने अपनी चोटी काट डाली थी और हुलिये में भी मुनासिब तब्दीली कर ली थी। जिमी फोंडा की इस दिल जलाने वाली तहरीर से ये भी साबित हुआ कि वो डॉक्टर मोंग के बारे में बहुत कुछ जानता था। रबी ने इस सिलसिले में इसे हर किस्म की मालूमात फराहम की थी। क्या लिखा है कागज पर? डॉक्टर की सरसराती हुई आवाज मेरी समात तक पहुंची। इसी वक्त माचिस की तीली अपने जलाओ के इख्तिताम तक जा पहुंची। मैंने नई तीली जलाने के बजाय दरवाजे के बाहर कदम निकालते हुए कहा, जीप में बैठकर आराम से पढ़ लेना डॉक्टर। इसने फिर कोई सवाल न किया। मेरे पीछे पीछे वो दोनों भी शाका के घर से निकल आए। घर के बैरूनी दरवाजे को प्रोग्राम के मुताबिक खुला छोड़ दिया गया। हम पहले वाली पोजीशन में जीप के अंदर आकर बैठ गए। डॉक्टर ने रीडिंग लाइट जलाई और गर्दन मोड़कर हाथ मेरी जानब बढ़ा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था जबकि मैं ली यान के साथ अकबी निशिस्त पर बैठा था। डॉक्टर के दराज हाथ का मतलब समझते हुए मैंने जिमी फोंडा का संदेशा इसकी जानब बढ़ा दिया। वो रोल किया हुआ कागज मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगा। इसी लम्हे मेरे पहलू में कोहनी का हल्का सा टहुका लगा। मैंने ली यान की तरफ देखा। वो उलझी हुई निगाह से मुझे देखने लगी। मैंने बमें उचकाई तो वो मुंह से कुछ न बोली, ताहम मैंने इसकी आंखों में मुजस्सम सवाल को आसानी पढ़ लिया। वो भी मुझसे इस धमकी अमेज रुके के बारे में बजुबाने खामोशी पूछ रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में इसे सब्र की तलकीन की और डॉक्टर मोंग की तरफ मतवज्जो हो गया। इस दौरान में वो इस कागज की तहरीर पढ़ चुका था। गंभीर आवाज में बोला, इस रुके ने साबित कर दिया कि यहाँ होने वाली बेईमाना कार्रवाई जिमी फोंडा की कारस्तानी है। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, लो ये कागज ली यान को भी पढ़ाओ। वो मजकूरा कागज मेरी सिमत बढ़ाते हुए बोला, ये इस मिशन में हमारे साथ बराबर की शरीक है। इसकी मालूमात भी अप टू डेट रहना चाहिए। ली यान जिमी फोंडा के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जिमी फोंडा का पस मंजर इसके गोश गुजार किया। फिर वो रुका, इसे थमा दिया। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, ली यान की
ये ओह डॉक्टर मोंग तक रसाई हासिल न कर सकी, क्योंकि इसी लम्हे इसने जीप के बेदार इंजन को हकाम की तामील पर मजबूर कर दिया था। जीप हरकत में आई तो पहले पहलू एक दूसरे में पेवस्त हो गए। हमने लगभग आधा घंटा खुले में गुजारा था। वो काठमांडू के सर्द तरीन मौसम की एक ठंडी ठार रात थी। ऐसे जालिम मौसम में लगकर बैठना भला महसूस होता है। मैंने ली यान से दूर हटने की कोशिश की और न ही इसने जरूरत समझी। जीप के अंदर खामोशी का राज था और ये जीप माहौल के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। वो बस्ती सोई सोई सी लग रही थी। इस बस्ती के घर में आज क्यामत बर्पा हो गई थी, मगर यूं महसूस होता था जैसे किसी शख्स को कानो कान इस साने की खबर न हो। जल्द ही हम एक नीम बैजवी चक्कर काटने के बाद इस रास्ते पर निकल आए जो हमें इस बस्ती से बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह की तरफ ले जाता। हमारी अगली मंजिल वो इबादतगाह होती जहाँ आज रात रवि की भेजी हुई टीम कोई अजीम कारनामा अंजाम देने वाली थी। हम अपने रास्ते पर कोई 500 मीटर आगे निकल आए तो मोंग रिफोश ने मुझे मुखातब करते हुए पूछा, वजदान तुम्हारे बाजू का क्या हाल है? ये एक गैर मुतवक्को सवाल था। मैं उम्मीद कर रहा था वो जिमी फोंडा या नीलकंठ के बारे में बात करेगा। मैं स्टेशन वैगन वाले दुश्मनों से निपटने के बाद जब जीप में आकर बैठा था तो डॉक्टर को अपने जख्मी बाजू के बारे में बता दिया था। इसके बाद जब ली यान पूरी तरह होशो आवाज में आ गई तो वो भी मेरे घायल बाजू की हिस्ट्री और मिस्ट्री से आगाह हो गई। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद भी अपने बाजू से गाफिल हो गया था। शायद ये शाका घर में पेश आने वाले इस अफसोसनाक खून चुका वाक़े का असर था। अब डॉक्टर मोंग ने याद दिलाया तो मुझे बाजू में तकलीफ का एहसास हुआ। हल्का हल्का दर्द महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने मजरूब बाजू को सहलाते हुए जवाब दिया। वो मानी खेज अंदाज में बोला, वजदान, जिस तरह कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह हल्का हल्का मिलकर भारी हो जाता है। ये न हो के बाद में लेने के देने पड़ जाएं, इसलिए वो जुमला अधूरा छोड़कर जरा देर को खामोश हुआ। मैंने महसूस किया कि इसने जीप की रफ्तार इंतहाई कम कर दी थी। अपने अधूरे बयान को मुकम्मल करने के लिए इसने इजाफा किया, क्यों न पहले तुम्हारे जख्म का मुआयना कर लिया जाए। हमारे पास फर्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद है। इसके अलावा एक खूबसूरत फिलिपाइनी नर्स का साथ भी हमें मैसर है। इसने अकबी निशिस्त का मंदिर दिखाने वाले आईने में ली यान को देखा और इस्तफसारिया अंदाज में बोला, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मुअद्दब अंदाज में बोली। डॉक्टर मोंग रिफोशे की शख्सियत ली यान के लिए हर लिहाज से वाजिबुल एहतराम थी। सांगफू के इंतकाल के बाद डॉक्टर मोंग विंग हिंग का बड़ा था और ली यान शॉन मिस्टर हैंग के अहकाम की तामील करते थे। ली यान के लिए मोंग बिग बॉस की हैसियत रखता था। डॉक्टर मोंग ने निगाह का जाविया तब्दील किया और मुझसे मुखातब होते हुए बोला, तुम क्या कहते हो वजदान? हमने थोड़ी देर पहले जो खूनरेजी मुजाहरा देखे थे वो संजीदगी, अफसरदगी और गंभीरता का तकाजा करते थे। डॉक्टर मोंग के अंदाज से मैंने महसूस किया वो माहौल में तारी संगीनी और दिल गिरफ्तगी को कम करने का ख्वाहा था। जब भी इसने छेड़छाड़ वाला स्टाइल अपनाया था, ये एक तरह से ठीक भी था। हम जितने बड़े मार्के पर जा रहे थे, इसके लिए असाब को पुरसुकून और हाथ पांव को निहायत ही मुस्तैद होना चाहिए था। अगर असाब हमारे काबू में रहते तो हम पूरी जहनी यकसोई के साथ वो मैदान मार सकते थे। मैंने भी हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इस वक्त एक तजर्बाकार डॉक्टर और एक खूबसूरत नर्स के दरमियान आ फंसा हूँ। तो तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक करो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लॉर्ड बुद्धा ने चाहा तो हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ही करेंगे, डॉक्टर मोंग ने पूरे एतमाद लहजे में कहा और जीप रोक दी। मैं समझ गया वो मेरे बाजू की तीमारदारी के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। ली यान ने नर्सिंग कोर्स कर रखा था। न्यू जर्सी में मेरे दोस्त वसीम को वही अटेंड करती रही थी। हम इस वक्त जिस जीप में सफर कर रहे थे, इसमें अकबी निशिस्त के पीछे एक खलासा बना हुआ था जहाँ एक तरफ 5-5 गैलन पेट्रोल वाले 2 कैन अपने स्टैंड में फिक्स थे। दूसरे कोने में हमारा बैग रखा था। हमारे बैग के साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद था। आइंदा 10-15 मिनट में डॉक्टर और नर्स ने मिलकर मेरे बाजू का माहिराना मुआयना फरमाया और ये रिपोर्ट दी कि जख्म खतरनाक नहीं, गोली मेरे बाएं बाजू के ट्राइसेप मसल को छीलते हुए गुजर गई थी। ली यान ने मेरे ट्राइसेप्स को अच्छी तरह एक एंटीसेप्टिक लोशन में रुई भिगोकर साफ किया, फिर जख्म पर एक हेलिंग ऑइंटमेंट फैलाकर ड्रेसिंग कर दी। किसी पेन किलर की जरूरत तो महसूस नहीं कर रहे हो?
डॉक्टर मोंग ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने मुख्तरन कहा। डॉक्टर ने एक मरतबा फिर जीप आगे बढ़ा दी। हाईवे वाली बस्ती से बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह तक कमोबेश 1.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन तयशुदा प्रोग्राम के तहत हमें ये फासला पाटने में 2.5 से 3 घंटे लग सकते थे, और कुछ बैद नहीं कि 3 घंटे से भी ज्यादा। दरअसल मजीद चंद किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें अपना रुख तब्दील करना था। हम इस रास्ते से इबादतगाह तक नहीं पहुंचना चाहते थे जो आम गुजरगाह थी। हमारे दुश्मन इस वक्त भारी तादाद में वहां मौजूद थे और आम गुजरगाह खुसूसन इबादतगाह के नजदीक हमारे लिए कई घातों का बंदोबस्त होगा। हमने फैसला किया था कि इबादतगाह से चंद किलोमीटर पहले हम अपना रास्ता तब्दील कर देंगे और एक लंबा चक्कर काट कर इबादतगाह की दूसरी सिमत पहाड़ी सिलसिला के बीच नमूदार होंगे। यह वही रुख होता जिधर से मैं पहली मर्तबा इस इबादतगाह तक पहुंचा था। वो सिमत हमारे मिशन के लिए ज्यादा सूदमंद थी। इस ख्याल ने मेरे तस्वर में माजी की वो रात फिरा दी जब मैं जख्मी सिम्बा के हमरा एक लैंड क्रूजर में सवार अपने दुश्मनों से भागता फिरता इस इबादतगाह की तरफ इत्तफाकन निकल आया था। तब चांगली के गुंडों ने हमें एक हवेली में कैद करके बुरी तरह पीटा था। गोया इन्होंने मेरा जोड़ जोड़ खोल कर रख दिया था। सिम्बा की हालत काबिले रहम थी। हवेली से फरार के लिए हमें एक लैंड क्रूजर जीप हासिल हो गई और हम चटानी रास्तों की दुश्वारियों से गुजरते हुए बिल आखिर इस इबादतगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जिसके तय खाने में एक अनमोल खजाना मौजूद था, मगर इस वक्त ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। बहरहाल अब अगर हम इबादतगाह की इस सिमत रसाई हासिल कर लेते तो दुश्मन की नजर से महफूज रह सकते थे, और इस सिमत तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा दुश्वार गुजार चक्कर काटना था, जिसके सबब वक्त दुगना लगता। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आता तो हम 3:30 बजे तक अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाते। हमारी जीप ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। एक तो वो मुश्किल तरीन रास्ता, ऊपर से रात का वक्त। डॉक्टर मोंग बड़ी मजबूती से एहतियात का दामन थामे हुए था। एक जरा सी गलती हम तीनों को मौत के मुंह में फेंक सकती थी। अगर ऐसा ना भी होता फिर भी हम शदीद जख्मी जरूर हो जाते। जीप को जो नुकसान पहुंचता वो हमारी राह खोटी करने का वसीला बन जाता। हमारे दरमियान काफी देर तक खामोशी रही। फिर डॉक्टर मोंग ने कदरे शिकायती अंदाज में कहा, वजदान, वहाँ शाका के घर में तुमने एक बड़ी बात बड़े वसूख से कही थी, लेकिन ये नहीं बताया तुम्हारे वसूख की बुनियाद क्या थी। तुम किस बात का जिक्र कर रहे हो डॉक्टर? मैंने चौंक कर पूछा। इस वाक़े के पेश आने का वक्त तुमने बड़े एतमाद से बताया था। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। फिर कहा, डॉक्टर, मैं तुम्हें इस बारे में बता चुका हूँ। तुम्हें याद होगा आज शाम जब मैं बाहर से आया था तो तुमने मुझे उलझा हुआ पाकर कई सवालात कर डाले थे और मैंने तुम्हें अपनी जहनी कैफियत से आगाह कर दिया था। हमारे दरमियान नीलगिरी भी डिस्कस हुई थी। मैंने नीलगिरी के एक जुमले की बिना पर वो बात की थी। जब नीलगिरी ने मुझे किसी अनजाने खतरे से आगाह किया, इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। इस मर्तबा डॉक्टर मोंग ने तवील सांस खारिज की। नीलगिरी के जिक्र पर ली यान के कान खड़े हो गए। तो 7 बजे शाम मेरे साथ थी और हम दोनों इस वक्त रत्ना पार की बेंच पर बैठे थे। जब का ये जिक्र है, नीलगिरी की इतला के बाद मेरे चेहरे पर जो तासरत नमूदार हुए और मैंने फौरी तौर पर जिस इस्तरारी रवैये का मुजाहरा किया वो ली यान से छुपा नहीं था। इसने इस वक्त मुझसे इस्तफसार भी किया था, लेकिन मैंने इसे टाल दिया था। इस वक्त भी वो ढेरों सवालात करना चाहती थी, लेकिन मैंने डॉक्टर मोंग की तरफ मतवज्जो होते हुए ली यान को ये मौका फराहम नहीं होने दिया। डॉक्टर, मैंने गहरी संजीदगी से इसे मुखातब किया। तुमने भी मेरे एक अहम सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। हालांकि वो सवाल खासा वजाहत तलब था। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोला, तुम सवाल दोहराओ, मैं वजाहत कर देता हूँ। मैंने तुमसे इबादतगाह में मौजूद बुद्ध बख्शू और इसकी फैमिली के बारे में इस्तफसार किया था। ओह, वो लोग। डॉक्टर मोंग इतना कहकर खामोश हो गया। मैं पूछे बिना न रह सका, क्या हुआ इन लोगों को? जैसा कि तुम जानते हो वो बख्शू तय खाने वाले राज से वाकिफ था। डॉक्टर मोंग ने इतना कहकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरा दिमाग सनसना उठा, रगों पे में हलचल सी मच गई और दिल की धड़कन यकदम बढ़ गई। मुझे यूँ महसूस हुआ डॉक्टर माजी के किसी किस्से को हाल के किरदारों की मुनासबत से बयान करने जा रहा हो। कुछ अरसा पहले इसी इबादतगाह में खून रंग तमाशा हुआ था। चांगली और नागपल के गुंडों ने वहाँ इंसानी खून की होली खेली
थी। थोंची और बीर जानी की तशद्दुद शुदा लाशें मेरे तस्वर में घूम गईं। थोंची एक तवील अरसे से इस इबादत गाह में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो भी तय खाने वाले राज से आगाह था। इसकी बीवी बीर जानी और दन्नो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। थोंची ने मुझ पर एतमाद करते हुए वो राज मेरी आंखों के रास्ते मेरे सीने में मुंतकिल किया था। फिर मेरे तवस्सुल से दन्नो भी तय खाने वाले खजाने और वहां तक रसाई के तरीकाकार से आगाह हो गई थी। ये सोचकर मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई कि कहीं इस इबादत गाह की तारीख को दोहराया तो नहीं जा चुका। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैं दोबारा डॉक्टर मोंग की तरफ मतवज्जो हो गया। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो बुद्ध बख्शू तय खाने वाले राज से बखूबी आगाह था। वो काफी अरसा पहले वक्फे से इस इबादत गाह के फेरे भी लगाता रहा था। इस वक्त थोंची जिंदा था। दोनों बख्शू इबादत गाह के अंदर आकर घंटों गायब रहते थे। वो तय खाने में उतर कर राजो न्याज करते रहते थे। इस बुद्ध बख्शू का तल्लक दलाई लामा के देश धर्मशाला से था। वो अपनी उदेड़ उम्र बीवी और दोनों बच्चों के साथ थोंची के इंतकाल के बाद इबादत गाह में तैनात हुआ था। थोंची की मौत के बाद दलाई लामा ने इसे इबादत गाह के इंतजाम और इसके तय खाने में मौजूद खजाने की हिफाजत के लिए यहाँ भेजा था। मगर मैं जुमला अधूरा छोड़कर मुतवक्किफ हुआ। फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, मगर ये तो बताओ इस बख्शू और इसकी फैमिली के साथ क्या वाकया पेश आया? तुम्हारी पुरस्रार खामोशी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही है। डॉक्टर ने फौरन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने इसे गहरी सोच में डूबे पाया तो इंतजार करने लगा। इस इंतजार के साथ ही मेरा ज़हन माजी में भी झांक रहा था। दलाई लामा के बारे में बहुत सी मालूमात मुझे साहिल के बाप थोंची से हासिल हुई थी। तिब्बत से जलावतनी के बाद दलाई लामा ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में सुकूनत इख्तियार की। हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम धर्मशाला में दलाई लामा को तमाम मराहत हासिल थी जो किसी भी जलावतन हेड ऑफ दी स्टेट को हासिल हो सकती थी। बुद्ध नीलकंठ वाली इबादत गाह के तय खाने में जो खजाना पोशीदा था वो हर दौर के दलाई लामा की नजर में रहता था और थोंची के मुताबिक दलाई लामा ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया था। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी। नए बुद्ध बख्शू को मेरी मौजूदगी में ही इबादत गाह का चार्ज दिया गया था। इन दिनों मैं खटमंडू में मायामती के घर में ठहरा हुआ था। मायामती टीकू नामी एक अस्पताल में नजर थी। यूं के अजामाबाद नागपाल के गुंडों ने इसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ बुद्ध बख्शू अपनी बीवी बच्चों के साथ धर्मशाला से सीधा मायामती के घर पर पहुंचा था। इस वक्त दन्नो भी मेरे साथ थी। वो इस बख्शू को देखते ही पहचान गई थी। वो इबादत गाह में अपने बाप के पास इसे आते जाते देख चुकी थी। बहरहाल मैंने इस बख्शू से तफसीली मुलाकात की और अगले रोज इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा के साथ इस बख्शू फैमिली को इबादत गाह में छोड़ आया था। इसी बख्शू की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि दलाई लामा को थोंची की मौत की मिल गई थी और इसने इसे थोंची की जगह इबादत गाह में क्याम करने को भेजा था और साथ ही ये भी हदायत की थी कि वो लोग पहले मेरे पास आए फिर इबादत गाह का रुख करें। ये दलाई लामा का बेपनाह एतमाद था जो इसने मुझ पर किया था। डॉक्टर की सरसराती हुई आवाज ने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। वो गंभीर अंदाज में मुझे बता रहा था, अरबी की भेजी हुई टीम ने जब पहली मर्तबा इबादत गाह के तय खाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश की तो ये बुद्ध बख्शू और इसकी बीवी बच्चे भी इनके तशद्दुद का निशाना बने। फिर इन जालिमों ने इस मुख्तसर से खानदान के साथ वही सलूक किया जो माजी में नागपाल के गुंडों ने थोंची और बीर जानी के साथ किया था। गोया मेरा शक यकीन में बदल गया। डॉक्टर मोंग ने निहायत ही मुनासिब अल्फाज में बख्शू और इसकी फैमिली की मौत का ऐलान कर दिया तो मैं एक अफसोस भरी सांस खारिज करके रह गया। डॉक्टर मोंग की आवाज दोबारा उभरी। रबी की टीम ने पहली पेशकदमी इस वक्त की जब साहिल अभी यहाँ नहीं पहुंची थी। इस मार्के में दोनों की तरफ शदीद नुकसान हुआ। दूसरी कोशिश वो साहिल की मैयत में करना चाहते थे लेकिन मैंने जिम्मी फोंडा के जंगल से साहिल को निकाल लिया। फिर मुझे पता चला कि आज आधी रात के बाद वो दोबारा साहिल के बगैर ही तय खाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर और अब तो साहिल भी इन्हें हासिल हो गई है। मैंने डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। वो इस बात में सारा लाकर रह गया। इसकी खामोशी मुझे खलने लगी तो मैंने कदरे तलख लहजे में कहा, डॉक्टर बुद्ध नीलकंठ की वो इबादत गाह खटमंडू के एक थाने की हदूद में आती है और 4 अफराद की हलाकत कोई मामूली वाकया नहीं। तुम्हें इबादत गाह की हिफाजत के लिए पुलिस से मदद लेना चाहिए थी। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर शिवा बहुत अहम किरदार अदा कर सकता था।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।